अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त राज अली खान। आज एक न्यू पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज के हमारे पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक रियल इस्टेट की फ़ील्ड से है और इस फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया है माशाल्लाह से। इनके अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं और बन रहे हैं। तो दानियाल राजपूत, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अली आप सुनाएं, आप ठीक हैं? थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दें कि रियल इस्टेट की फ़ील्ड में आप थोड़ा सा अपनी कंपनी का बताएं, अपने बारे में बताएं, कैसे एंटर हुए वगैरह। यार अली, रियल एस्टेट में मेरी कंपनी का नाम है 15 इंटरनेशनल डेवलपर्स और मैं कोई तकरीबन पिछले 10 ईयर से इसी फील्ड में हूँ। और आफ्टर मैट्रिक इस फील्ड में मैं आ गया था। और असल हमने रियल एस्टेट बेस से की है। रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स हमारी जीन में है और फैमिली बैकग्राउंड भी दोनों चीज़ों से रिलेट करता है। और फिर मैंने उसी फैमिली बैकग्राउंड की चीज़ों को कंटिन्यूस किया और इस फील्ड में आया। और पटवार का काम पहले थोड़ा बहुत आफ्टर मैट्रिक मैंने सीखा अच्छा। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर इस फील्ड में आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इस फील्ड पे टोटल ग्रिप है हमें। और आज मैं अपनी दो कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। एक रियल स्टेट की मार्केटिंग से रिलेट करती है और एक जो है वो रियल स्टेट को डील करती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा समुंदर आप इसे कह सकते हैं। इस फील्ड के भी डिफरेंट डोमेन्स हैं। और पहले जो रियल स्टेट होती थी वो टिपिकल तरीके से होती थी। अब जो रियल स्टेट है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा हमारी यूथ भी इस फील्ड में अब इंक्लूड हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसमें अब काम कर रहे हैं। अच्छा, ये रियल एस्टेट की फ़ील्ड काफ़ी लोग इसके बारे में पूछना भी चाहते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन किसी ज़्यादातर लोगों को ना डिटेल्स का इसके बारे में नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा इस फील्ड में आना चाहे या फिर किस बंदे ने किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं लोगों को। तो आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि रियल एस्टेट को तो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा जिस बंदे ने पैसा कमाना है ना वो इस फील्ड में आ जाए, तो वो लोगों की जो थिंकिंग है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बताएं। लोगों की थिंकिंग बिल्कुल ठीक है। रियल स्टेट नो डाउट के बहुत अच्छा एक ज़रिया है इनकम के लिए। और रियल स्टेट इज़ नॉट अ 9 to 5 जॉब। इसमें आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आपको रिवार्ड मिलता है। और रियल स्टेट में आपके रिजल्ट्स मैटर करते हैं। एफर्ट डजेंट मैटर, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। और बट मैं एडवाइस आपको ये करूँगा कि आजकल की ये जो यूथ है ये रियल स्टेट में आ जाती हैं सिर्फ फाइलें बेच लेना किसी सोसाइटी की। और किसी को फाइल दे दी, किसी से फाइल ले ली, ये रियल स्टेट नहीं है। जी बिल्कुल। जो ओरिजिनल रियल स्टेट की डोमेन है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी का बिजनेस सीखना पड़ता है ग्रॉस रूट लेवल से। ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पास मिलियन रुपीज़ हैं पर उनको नहीं पता कि प्रॉपर्टी कैसे लेनी है। और अगर आप एक किसी नए बंदे के पास चले जाते हैं, किसी ऐसी इंडस्ट्री के पास चले जाते हैं जिसको पता ही नहीं है कि रियल स्टेट की आपको परचेजिंग कैसे करवा के देनी है। अगर मैं आपको प्लॉट ले देता हूँ, मुझे उसकी ट्रांसफ़र का प्रोसीजर नहीं पता, तो मैं आपके पैसे को कैसे सिक्योर करूँगा? बिल्कुल। मैं कैसे आपको बताऊँगा कि आपने मालिक से बयाना कैसे करना है, आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक कैसे करनी है, आपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाइड कैसे करनी है? तो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग डोमेन। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर आप किसी की रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। और जब इन सारी चीज़ों पे आपकी ग्रिप हो जाती है, बेसिकली ये भी एक पूरी यूनिवर्सिटी है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ सीखना पड़ता है सीखना इसमें। पड़ता है। जब आप ये सारा कुछ सीख जाते हैं तो फिर आप कहीं भी बैठेंगे, आप रियल स्टेट में मार नहीं खा सकते। फिर आप रियल स्टेट में कामयाबी की राह पर गामजन हो सकते हैं। अच्छा। अगर आप कहेंगे मैं 5 दिन पहले आऊँ, आपसे काम सीखूं और मैं 10वें दिन रियल स्टेट किंग बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लोग, उनको फिर ये जो आपने बताया अभी कि काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, ये बंदा आम जो बंदे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ये कहाँ से सीखें? सर बिल्कुल, वो किसी भी अच्छी रियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हों, वहाँ पे वो इंटर्नशिप करें, वहाँ पे वो काम सीखें। अच्छा, रियल स्टेट का जो काम है ना, उसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है। ठीक है। और वो है सब्र। सब्र और सब्र। एग्जैक्टली जिस एग्जैक्टली। बंदे ने रियल स्टेट की फील्ड में कामयाब होना है उसको सब्र करना पड़ेगा। वो आए
एक्चुअली यूथ आती है या कोई भी लोग आते हैं वो समझते हैं कि महीने बाद ना हम उसी सीट पे चले जाएंगे कि जिन लोगों ने 10 साल लगाए वहाँ तक आने के लिए। ऐसा ही है, हकीकत बात है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो जो अच्छा काम कर रही हो। ठीक है, आप सीखें कि इसमें की डिफरेंट डोमेन्स है कि आपने रियल एस्टेट की मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने रियल एस्टेट के क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, आपने रियल एस्टेट के क्लाइंट का पैसा कैसे सिक्योर करना है, आपने रियल एस्टेट के क्लाइंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। बिल्कुल। क्योंकि सम टाइम में भी आप एक प्लॉट ले रहे हैं किसी भी ब्लॉक में और उसके ऊपर मेरी वर्किंग होनी चाहिए कि मैं आपको बता सकूं कि आपका इसका अभी का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, फ्यूचर में इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करें, आप उससे कनेक्ट हों, आप उनके पास बैठें, आप उनसे काम सीखें, अपना मेंटोर कोई बनाएं, उसके नक्शे कदम पे चलें और विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। अच्छा, मेरी भी फैमिली में ना काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रियल एस्टेट की फील्ड से हैं ना। मैं खुद इस फील्ड से नहीं था, मेरा और ही बिजनेस था वगैरह सारा। तो जब मैं इस फील्ड में आया था ना, सबको दिखता था यार सब ने ZX ले ली हैं, सब ने ब्राडो ले लिए, सब ने, एक मैं ही रह गया हूँ यार। ये इस फील्ड में कुछ ना कुछ है। तो मुझे अलिफ बे भी नहीं पता थी, क्योंकि हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। मैं ये फोटोग्राफी, इवेंट मैनेजमेंट, इन चीज़ों में एक्सपर्ट था। तो जब मैंने रियल एस्टेट की फील्ड में पहली दफ़ा कदम रखा था ना, तो उस टाइम पे टोटल समझ लें कि कुछ भी नहीं आता था मुझे। और मैं एक ही चीज़ माइंड में रख के आया था कि ये टोटल लक बेस्ड है। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस रियल एस्टेट के बिजनेस में मेहनत कितनी है, स्मार्ट वर्क कितना है और लक कितनी काम करती है? सर तीनों मैटर करती हैं और लक तो किसी भी फील्ड में एवरेज से ऊपर ही होती है हमेशा। बट बात ये है, एट द एंड पॉइंट यही आ जाता है कि मेरे पास किस्मत से एक क्लाइंट आ गया, हाँ जी। मेरी लक ने मैटर कर लिया कि 100 एजेंसीज को छोड़ के वो मेरी एजेंसी के पास आया। ये मेरी लक ने मुझे मैटर कर लिया। अब काम है कि मेरा हार्ड वर्क कितना है कि एक मुझे कितनी ग्रिप है। किसी को अगर घर चाहिए, किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को प्लाजे में इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, रकबा चाहिए, लैंड चाहिए। अब मेरी उस चीज़ पे ग्रिप कितनी है, ये मेरा हार्ड वर्क है जो कुर्सी पे बैठ के कभी भी नहीं आता। रियल एस्टेट की फील्ड में आपको ऑन ग्राउंड फील्ड में वर्क करना पड़ता है। ऐसा ही है। ये होगी मेरी हार्ड वर्क। और अब मेरी स्मार्ट वर्क ये है कि मैं कैसे उसको और उसके पैसे को सिक्योर करूं। मैंने अगर उसको एक चीज़ लेके देनी है तो उसमें मेरा स्मार्ट वर्क ये इंक्लूड होगा कि मैं उस सोसाइटी से जाके वेरीफाइड करूं कि यार ये जिस बंदे से हम चीज़ ले रहे हैं क्या ये उसका मालिक है। फिर मैं उसको बताऊं कि ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, कैश करनी है, थ्रू बैंक करनी है, ई स्टाम्प प्रॉपर बनाना है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या करनी है। ये मेरी स्मार्ट वर्क है। तो किसी भी काम में आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड है, दुनिया में जितनी भी फील्डें हैं उसमें ये तीनों चीज़ें मैटर करती है। और मेरे ख्याल में आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना मैटर करता है। एंड लक की परसेंटेज कितनी होगी सर इसमें? लक की परसेंटेज तो आप किसी भी बिजनेस में जो है ना वो 60% रख लें और 50% 60% आप उसको रख लें। लक भी आपकी तभी चलती है ना, मैंने आपको बता दिया एक क्लाइंट आपके पास आ गया। ऐसा ही है। लक भी आपकी तभी चलती है कि जब आपको किसी चीज़ पे ग्रिप है। आप किसी भी फील्ड में काम करें, लक आपकी इंशाल्लाह ताला चलेगी। इंशाल्लाह। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, तो एक कुरान पाक की आयत थी मेरे दिमाग में, सूरह तलाक आयत नंबर 2 और 3। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला का तकवा कायम करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर तवक्कुल रखता है, अल्लाह ताला उसे वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो मैं ना बड़े मज़े का एक फार्मूला बना के इस फील्ड में आया था कि तकवा कायम कर लो और तवक्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर कर लो, तो फिर अल्लाह वहाँ से देगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। लेकिन जब इस फील्ड में मैं आया ना, अल्लाह ताला ने काफ़ी ऑप्शंस खोले, काफ़ी रास्ते दिखाए, मुझे खुद रास्ते बनते हुए नज़र आए अपने। काफ़ी जो आपने बोला है कि इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑन ग्राउंड जाना पड़ता है, अल्लाह ताला ने काफ़ी ऐसे मौके दिए कि मैं एक्सपीरियंस हासिल वगैरह इस फील्ड के बारे में कर सकूँ। लेकिन ये तकवा और तवक्कुल के साथ साथ ना एक तीसरी चीज़ की भी मुझे ज़रूरत थी, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सब्र। सब्र बहुत ज़्यादा इंसान का इम्पोर्टेंट है। जब इस फील्ड में इंसान आता है ना, तो आम इंसान करोड़ों अरबों रुपए की बातें नहीं करता, ठीक है, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जब करोड़ों अरबों की बातें सुनने बैठता है इंसान और वो इन्फ्लुएंस अपने दिमाग में लेता रहता है, तो वो दिमागी तौर पे तो अमीर हो जाता है, ठीक है। बाकी अब रियलिटी में होना बाकी रहता है। तो वो जब
अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रहा होता है, उनकी डील्स हो रही हैं, उनका सारा कुछ हो रहा है, और फिर अपने आप को देख रहा होता है इंसान, तो काफ़ी इंसान को मोटिवेशन भी मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सब्र सब्र भी बहुत तो सर ज़रूरी मैंने है। आपको पहले ही आते साथ ये बता दिया है कि इस फील्ड में ना एक ही चीज़ मैटर करती है। मैंने इस फील्ड में देखा है, आपने बात की ना कि यहाँ पे तो सब ने ही ZXA रख ली और सब ने ही इस तरह कर लिया। आपको मैं बताऊं कि ये फील्ड आपको लिविंग स्टैंडर्ड देती है, आपको मेंटली सुकून भी देती है और अमीर भी करती है दिमागी। मैंने ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर देखे हैं कि जो बाइक्स पे आते थे, अच्छा। आज वो ZX माशा पे है। ठीक माशाल्लाह। है, मैं खुद बैक टू द 2011 या 12 चले जाएं तो हमने बैरियर टाउन में बाइक पे भी वर्किंग की है। अच्छा। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों की तादाद में गाड़ियाँ हमारे पास। ठीक अच्छा है, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने किसी के पास सीखा, इंटर्नशिप किया, जॉब की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 2 एजेंसीज हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहले हम किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमने लोगों को डिलीवर किया है इस फील्ड में। हमने लोगों के लिए मेहनत की है इस फील्ड में। अली इस फील्ड में ना आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना ना सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ ख़त्म करनी पड़ती है। ऐसा ही है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। ठीक है, एक अकाउंटेंट होता है, एक डॉक्टर होता है, या कोई भी फील्ड का एक बंदा है ना, उसको पता है कि यार मैंने आज जाना है, सुबह 9 बजे मेरी ड्यूटी टाइमिंग है और शाम को 5 बजे मैंने घर आ जाना है, फिर 5 के बाद मैंने अपने बेगम बच्चों को टाइम देना है। हम लोगों को इस फील्ड में ऑन कॉल हैं हम लोग। हमारा कोई क्लाइंट है वो रात को 8 बजे आ रहा है, हमने उसको विजिट करवाना है। कोई क्लाइंट है सुबह 10 बजे आ रहा है, हमने ऑफिस आना है, उससे मीटिंग करनी है। और ऐसा भी हुआ कुछ ऐसी मीटिंग्स में, मैं कराची में बैठा और प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड के हम शाम को 6 साढ़े 6 बजे बैठते थे और सुबह 5 हो जाते थे। अच्छा। ठीक है, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाना, उसके रेट्स को डिस्कस करना, ऑन ग्राउंड हम कब कहाँ तक आ सकते हैं, किस टाइम पे हमने कैसे करना है, किस टाइम पे हमने क्या करना है, कब हमने क्लाइंट्स को डिलीवर करना है, क्लाइंट के पैसों की सिक्योरिटी कैसे करनी है, अपनी कंपनी की सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो इट्स नॉट अ 9 to 5। अब उसमें लोगों को नज़र आए कि यार ये तो अब ZX में घूम रहे हैं, पर उनको उसके पीछे की मेहनत नहीं नज़र मेहनत आ नहीं रही नज़र आती, कि हम एग्जैक्टली। सारा सारा दिन और सारी सारी रात भी कुछ टाइम बैठे अपनी रहते हैं। फैमिली को इंसान टाइम नहीं दे पाता, इससे बड़ी क्या बात हो सकती सर है। मेरी मिसेस को मुझसे ये गिला ही रहा है हमेशा कि मैं कभी उसके साथ डिनर कर लूँ। रिलेटेबल। ठीक है, यस। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो 5 सालों में कोई 50 डिनर हमने इकट्ठे नहीं किए होंगे, और उसका सबसे मेन रीज़न ही यही है कि वर्क। बट मैं हमेशा फैमिली से दोस्तों से हर चीज़ से ना काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ मेरा काम ही है, क्योंकि यही काम है जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं। आप मैं मिले इसी फील्ड की वजह से मिले। ठीक है, इसी तरह बहुत से लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना इसी फील्ड की वजह से। ऐसा ही है, मैं आपकी जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ना, मैं उन सबसे रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों की शायद फील्ड से हैं। फील्ड मैं सेम है। अभी हम जूनियर हैं, ऐसा आप ही, सीनियर हैं। नहीं नहीं कोई मैं दिक्कत जब नहीं। इस फील्ड में मैं भी आया था ना, तो साथ साथ में दूसरा अपने काम को कंटिन्यू रखा हुआ था। फिर मैंने देखा कि यार ये दोनों काम साथ मैनेज नहीं हो सकते। ये जो रियल इस्टेट है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ऐसा ही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अक्सर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा पॉइंट आता है कि वो मायूस हो जाता है। चाहे वो कहते हैं ना, आपने कहा सब्र करना, लेकिन हर बंदे के बस में नहीं है सब्र करना। तो जो लोग मायूस हो जाते हैं तो और गिर जाते हैं, अक्सर ऐसे होता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपकी डील्स वगैरह चल रही हैं, 99% जाके वो क्लोज हो गई हैं। आपकी पूरे महीने की 2-2 महीने की मेहनत है, लेकिन 99% के बाद आके कोई एक छोटी सी वजह बन के वो सारी आपकी 2 महीने की मेहनत ज़ाया, और वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। और इंसान कहता है कि यार ये क्या हो गया। उम्मीदें लगा के बैठा होता है कि ये जी मैंने गाड़ी लेनी है, अभी मैंने इससे ये करना है वो करना है। तो वो एकदम से जब उम्मीद टूटती है ना, तो इंसान उतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो वो दोबारा कैसे खड़ा हो इंसान। अली रियल एस्टेट की फील्ड में ना आपका पैसा ज़ाया हो सकता है, जो हाँ जी। आपको कमीशन आनी थी या जो आपको रिवार्ड मिलना था, जी। आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं हो सकती। रियल एस्टेट की फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि फॉर एग्जांपल आपके एक क्लाइंट को किसी भी सेक्टर में घर चाहिए था। ठीक है, आपने उसके लिए वर्किंग की। अच्छा, अब आप जब उस सेक्टर में गए, आपने उसके लिए वर्किंग की, तो आपको पता लगा कि यार इस सेक्टर में 5 मरले के घर हैं, 7 मरले के घर हैं, 10 मरले के घर हैं।
अब आपकी मेहनत वो सारी ज़िंदगी के लिए पता लगी। नेक्स्ट टाइम आप ऑन कॉल ही क्लाइंट को बता देंगे कि यार इसमें ये साइज़ के घर है, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद आपने वहाँ वर्किंग की तो वहाँ आपको बहुत से सेलर मिल गए। आपके पास बायर था, आपको बहुत से सेलर मिल गए। अब आपको पता है कि आपके उनसे भी कोऑर्डिनेशन होगी। मे बी आपका बायर आपसे घर ना लें, बट आप उस सेलर का घर किसी और को बेच दें, आपके पास कोई और बायर आ जाए, आप किसी डीलर को वो घर मतलब बेच लिंक्स दें, वगैरह इंसान के लिंक्स बनते बन हैं। के। तो इस फील्ड में ना मेहनत ज़ाया नहीं होती। वो तो अल्लाह की तरफ से राज़ी क्या, अल्लाह पाक राज़ी क्या कि कुछ सम टाइम आपको कुछ चीज़ ना भी मिले ना, तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। मे भी उस बेशक। टाइम आपको कुछ कम मिल रहा हो और 15 दिन बाद या 1 माह बाद आप उसी के ऊपर डील करें तो आपको डबल मिल रहा हो। तो ये बिल्कुल बातें ऐसा ही है। मैटर करती हैं। हमारी फील्ड वाइज ऐसी फील्ड है जिसमें मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो पैसे, तो ये इंसान की अपनी, कुछ चीज़ें इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। हम लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि डील हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका, पे ऑर्डर्स बन चुके, ऑन ट्रांसफ़र कोई भी क्यूरी निकलती है, डील बैक हो जाती है। तो फिर भी हम इस काम के यूज टू हो चुके हैं। और ऐसा ही मेरा है। यूथ को भी यही पैगाम है, या जो इस फील्ड से रिलेटेड है लोग, कि सब्र करेंगे तो ये फील्ड आपको बहुत कुछ देगी। और इस फील्ड की तरफ आप 1 कदम बढ़ेंगे, ये फील्ड 5 कदम आपकी तरफ बढ़ेगी। बट सिर्फ उसका एट द एंड कि आप काम ठीक लोगों से करें। अच्छा, पता है जब मेरे साथ ऐसे होता है ना कि कोई डील वगैरह आपकी इतनी मेहनत हो, हार्ड वर्क हो, एंड टाइम के ऊपर जाके बैक हो जाए, तो वहाँ पे मैं अपने आप को थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ सूरह नजम आयत नंबर 39 और 34 से। उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। और उसकी अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि अनकरीब तुम्हारी कोशिश देखी जाएगी। वही मालदार बनाता है, वही गरीब बनाता है, वही मारता है, वही जलाता है। बिल्कुल ऐसा। तो मतलब जब सब कुछ अल्लाह ताला के कंट्रोल में है, लक में है, आपकी मेहनत जो आप कर रहे हो, चाहे आपको पैसे मिले हैं, रिबेट मिली है, नहीं मिली, आपकी डील हुई है, नहीं हुई, नहीं वो ज़ाया हो रही। आपने जिस तरह बोला, बड़े प्यारे तरीके से आपने बताया कि आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको लिंक्स मिल रहे बिल्कुल हैं। ऐसा। तो एक न्यू पॉइंट मैंने सीखा है आज आपसे, माशाल्लाह से। बिल्कुल ऐसे ही। और ज़मीन का जिक्र ना, ज़र और ज़मीन का जिक्र ना कुरान पाक में भी है। हाँ ठीक है। जी। अब एग्जैक्टली मुझे वो आयत याद नहीं है। ज़र और ज़मीन का जिक्र कुरान पाक में भी है। और इससे रिलेट मैं आपको प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ ना। आप ना दुनिया में कोई भी बिजनेस ले लें, कोई भी बिजनेस आप दुनिया में ले लें ना। फॉर एग्जांपल डायमंड का बिजनेस है। अभी हम यूथ को और मोटिवेट करने के लिए ना, हमारी यूथ को नीचे की बिजनेस समझ नहीं आते। हाँ जी। डायमंड का बिजनेस है। जब आप डायमंड का बिजनेस करने का सोचेंगे या आप डायमंड के बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको कौन लोग मिलेंगे? जो सारे वही होंगे, वही काम करते होंगे। जिसने डायमंड लेना है, जिसने लेना है, जिसने बेचना है, जिसने बेचना है। जिसने मैन्युफैक्चर करनी है, जिसने डायमंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसने डायमंड आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके देना है। अब हाँ, आपका सर्कल उधर ही चला गया। उधर ही चला गया। आपका दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपने सोचना है कि मैंने करना क्या है। हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। 24 आवर्स में से 18 आवर्स या 20 आवर्स जो इस फील्ड में हम रहते हैं, तो हमारा किन लोगों से कनेक्शन होता है? इस रियल एस्टेट से डीलर्स से, हाँ जी। बायर से, सेलर्स से, इन्वेस्टर्स से, ज़मीन के रिलेटेड ही लोगों से हमारा कनेक्शन हकीकत होता है। बात अच्छा, है। हम लोगों की दोस्तियाँ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हीं लोगों से हो जाती है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं या मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं या फैमिली है, उनसे मेरा टाइम इंगेजमेंट कम हो जाता है। इन्हीं लोगों से इंगेजमेंट ज़्यादा है। आप चले जाएं, आप बिज़नेस करें, एयर जेट्स का बिज़नेस करें, ठीक है। आपने एयरपोर्ट अगर बनाना है, आपने किसी भी बड़ा बिजनेस करना है या कोई छोटा भी अगर आपने बिजनेस करना है, ठीक है, आप उन्हीं लोगों से रिलेट होंगे और फिर रास्ता निकलता है। कोई ना कोई बीच में से रास्ता निकल आता है निकल आता है, और आप बिल्कुल। उस रास्ते पे चलें सब्र के साथ, तकवे के साथ और एक्सपर्टीज जब आप उस काम के साथ करेंगे तो होगा। अब एक मेहरान वाले से आप क्या आइडिया लेंगे कि मैंने जेटेक्स लेनी है? उस बेचारे ने तो आपको यही कहना, नहीं नहीं कोई लाइन मार जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाना है। एक गाड़ी उसकी मेहरान निकल ठीक है ना, बड़ा नुकसान हो जाना ऐसा है। ही। आपने जो करना है ना, जो आपका माइंड है या जिसमें अल्लाह ने आपको स्किल्स दी हुई हैं और जो भी आप जिंदगी में ड्रीम्स के साथ करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे। वो एक कोल भी था और वो इंग्लिश का था और अब A मुझे man कुछ is याद known नहीं by है। the company he keeps. अगर आप 5 बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे तो 6वें आप होंगे। हाँ जी, ऐसा और ही अब है। मैं दूसरी मिसाल इसके अपोजिट देना नहीं चाहता। ऐसा ही है। ठीक है। चले, ये तो बातें होगी कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं डायरेक्शन को। जो लोग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब वो लोग काम नहीं करना चाहते, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है लेकिन उनको ठीक है। पता नहीं है कि वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, और इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स उन्हें माइंड में रखने चाहिए यार, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करने से किसी पहले। भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले देखें, मैं काम करता हूँ बैरियर टाउन, जी। ठीक है। अब अगर कोई बंदा बैरियर टाउन में इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले उसको एक अच्छी एजेंसी, एक अच्छा एजेंट और एक अच्छे डीलर से कनेक्टेड होना चाहिए। कुछ लोग नहीं होते, हम्म। क्योंकि जो एक्सपर्टीज हमारे पास है ना, वो जो सो भी करो, उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं हो नहीं सकती। हो सकते हैं, ऐसा अच्छा, ही है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो विदाउट एजेंसी, विदाउट डीलर, विदाउट एजेंट किसी से डील करते हैं, तो उसके बड़े सिंपल से चंद पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अली, मैं एज अ न्यू बायर आपके पास आया, आपके पास एक प्लॉट है, किसी दोस्त के रेफरेंस से, किसी फैमिली के रेफरेंस से मुझे पता लगा आपके पास प्लॉट, और मुझे वो आपका प्लॉट पसंद है, मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मैं आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी लूँ हम्म। और मैं चला जाऊँ बैरियर टाउन के हेड ऑफिस। वहाँ पर डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, मैं जाके सिर्फ ये वेरीफाई करूँ कि ये स्पेसिफिक प्लॉट नंबर, ये ब्लॉक, ये स्ट्रीट नंबर का जो प्लॉट है ये किसके नाम है, ठीक है। वो मुझे बताएंगे कि ये मिस्टर अली के नाम है। ठीक है। अब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि यार वाकई प्लॉट के ओनर आप हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास थे। हम्म। फिर आके मैं आपसे उस प्लॉट की डील बनाऊं, मैं आपको ट्रांजेक्शन करूं थ्रू बैंक, अच्छा। ताकि कल कला उसका मेरे पास भी रिकॉर्ड हो गया, यार मैंने आपको बयाना दिया है। अब जब आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए आएंगे तो फिर आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यार आपने एजेंट को अगर कट किया हुआ है तो फिर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे तैयार करें, उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, और कैश देने की बजाय हमारी फील्ड में पीओ चलता है, पे ऑर्डर, ठीक है। 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 5 लाख का पीओ, अगर वो आपके नाम पे है ना, तो डबल सिक्योर है, आप भी और मैं भी, क्योंकि वो ऐसा ही सिर्फ है। आप ही अपने अकाउंट में कैश करवा सकते हैं। ऐसा ही है। इट्स अ बैंकिंग फील्ड हमारी नहीं है, बट हमारे लिए बैरिया में मोस्ट सिक्योर पीओ चलता है। हम कैश को प्रेफर नहीं करते, वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी रहता है, हमें टैक्स के लिए भी आसानी हो जाती है उसमें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमें कुछ लोग कह देते हैं कि यार हम आपके अकाउंट में भेज देते हैं, फिर उसका भी हम एक प्रोसीजर करते हैं ताकि कल हम भी जवाबदेह हों गवर्नमेंट को या एफबीआर को कि ये पैसे हमारे नहीं है, हम जस्ट कमीशन या अपने सर्विस चार्ज अच्छा, अदा करते लोग हैं। ना काफ़ी डरे हुए होते हैं ना, अक्सर मैंने लोगों को नोटिस किया है, किसी भी बंदे को बताओ कि ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इधर आपको इन्वेस्ट वगैरह करना चाहिए, अपनी फैमिली में किसी को बता दो तो वो कहते हैं कि ये हवा में है, हवा में हम इधर इन्वेस्ट करें, कौन से फ्लोर पे है, अच्छा वो है हवा में ही, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज हो, या कोई कैसे वो सेटिस्फाइड हो, या स्कैम भी तो देखें आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, वो ना सिर्फ रियल एस्टेट की फील्ड में, हर फील्ड में स्कैम हो रहा है, एक फ्रूट वाला तक स्कैम कर रहा है ऐसा वो ही है। करके। तो बताएं स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन ग्राउंड नहीं है उनके अंदर इन्वेस्ट करना कैसा है, और किस प्रोजेक्ट के अंदर करना चाहिए। यार अली, इस फील्ड में ना आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आता हूँ कि जी। यार मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सबसे पहले आपने क्रेडिबिलिटी देखनी है कि उस बिल्डर की, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी क्या है, जी। उसने पहले क्या बनाया हुआ है, वो क्या डिलीवर कर चुका है, हम्म। वो लोगों के पैसों से बिजनेस कर रहा है या वो अपने पैसों से बिजनेस कर रहा है। हम्म। ये बातें बड़ा मैटर ये करती चंद है, पॉइंट्स हैं, काफ़ी ठीक इंपॉर्टेंट है। है, यस। फिर फॉर एग्जांपल के अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो लाजमी सी बात है वो पीस ऑफ द लैंड जिसके ऊपर प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं आपको शॉप, अपार्टमेंट या किसी भी नेचर का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं आपको देने का वादा कर रहा हूँ, वो किसके नाम है, या वो मेरे नाम होनी चाहिए या वो मेरी कंपनी के नाम होनी चाहिए। अब अगर वो मेरी कंपनी के नाम होनी चाहिए तो मुझे या उसका ओनर होना चाहिए या साथ डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ही है। ठीक है। वही सेम प्रोसीजर वही होगा कि मैं बैरिया से वेरीफाई करूं कि यार ये प्लॉट इस बंदे के नाम है या नहीं है, ठीक है। ठीक है। और मैं सारी उसकी चीज़ें देखूं कि अपने आप को अपने बेसिकली आप को सिक्योर सिक्योर। करने के लिए, हाँ और जी। उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी देखूंगा, यार इसने पहले कोई डिलीवर किया हुआ है या नहीं डिलीवर किया हुआ, ठीक है। बहुत से प्रोजेक्ट्स बैरिया में बन रहे हैं, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इन प्रोजेक्ट्स को जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और उनको ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज हैं, बट मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट करने से पहले वेरिफिकेशन का हक आपके पास है, और ये राइट अल्लाह ने भी आपको दिया हुआ है कि कोई भी चीज़ लो तो सुन्नत का तरीका भी ये है कि उसकी वेरिफिकेशन हो।
ऐसा किसी ही ऐसे है। बंदे के हाथ में अपने पैसे ना दे दें। किसी को आप 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, जिसने सारी ज़िंदगी 20 लाख नहीं कमाया, तो वो आपके 20 लाख की क्या हिफाजत करेगा? ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ये वो लोग वेरीफाई करें, तो इंशाल्लाह ताला वो अच्छा, कभी भी आप स्कैम नहीं होगा। मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट सर करने के लिए? बिल्कुल। करंट जो मुल्की हालात है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। डॉलर देख लें, 300 को इसने क्रॉस किया हिस्ट्री में पहली दफ़ा। सर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। अर्थ, यस। ठीक है। और डॉलर्स के रेट को हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि वी आर नॉट अर्निंग इन डॉलर, हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा रहे हैं। आज से 2 साल पहले की जितनी भी परचेजिंग है बैरिया टाउन में, बेशक वो अरबों रुपए की परचेजिंग है, मेरे पास ले हैं, मैं कर लूँगा। अगर आपने 2 साल पहले एक प्लॉट जिस रेट पे लिए हुए मुझे दे दें आज। आपने अपार्टमेंट 2 साल पहले जिस रेट पे लिए हुए वो मुझे दे दें आज। आपने घर, एक 5 मरले का घर 2 साल पहले जिस भी रेट पे लिया हुआ है मुझे दे दें आज। या आज आप मेरे साथ कमिटमेंट कर लें कि 2 साल बाद आप मुझे घर देंगे, आज का रेट मेरे साथ आप काट लें। सर रियल स्टेट में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये दोनों चीज़ों, ये इन्वेस्टर्स के लिए हैं, डीलर्स के लिए नहीं। इन्वेस्टर के लिए रियल स्टेट में सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती है। अगर उसके पास ये दो चीज़ें हैं तो वो रियल एस्टेट की फील्ड में इन हो, नहीं तो वो बस बैंकों में अपना पैसा पड़ा रहे और डिवैल्यू करने दे। ठीक ऐसा है। ही है। एक चीज़ उसमें मैटर करती है लोकेशन, कि आप जो रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो रियल एस्टेट में बैकबोन है, होल्डिंग पावर। अच्छा। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप रियल एस्टेट में एंटर हो। ये जो लोग आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ना, आज आप ये ले लें तो मैं महीने बाद आपको इतने का सेल कर दूंगा या 6 महीने बाद डबल हो जाएगा, यार रियल एस्टेट डबल शाह नहीं है। ठीक है। जब भी आप रियल एस्टेट लें 2 साल 3 साल मिनिमम माइंड में रखें। मिनिमम। ठीक है। और 2-3 साल बाद अगर वो आपको प्रॉफिट ना दे जो हम लेके जाएंगे, तो वो आप हमें दे के अपने पैसे ले दीजिए। जो चीज़ हम आपको लेके देंगे 2 से 3 साल में वो आपको प्रॉफिट ना दे, तो इस चीज़ को मैं ऑन कमिटमेंट लिख के देता हूँ कि मैं आपसे वापस ले लूँगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 साल पहले किसी ने अरबों रुपए की भी अगर परचेजिंग की है उस रेट पे वो मुझे दे दे, ऑन सोसाइटी, इन सोसाइटी और वैलिड सोसाइटी में। ठीक अच्छा, है। ये सोसाइटीज़ का भी आजकल काफ़ी हर बंदे ने सोसाइटीज़ बनाना स्टार्ट की हुई हैं और काफ़ी लोग भाग भी जाते हैं आधा काम स्टार्ट किए बगैर भी। तो सोसाइटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेहतर है या फिर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है? और अगर सोसाइटीज़ में करना भी है तो कौन सी सोसाइटीज़ में करना है? जिस तरह ये DHA 4 ही साथ बन रहा है, अब ये DHA डिफेंस है आर्मी वालों का, ये तो एक गारंटीड है ना, एक सिक्योरिटी है कि ये पक्का काम है। लेकिन जो न्यू सोसाइटीज़ आती हैं मार्केट्स में वगैरह, फाइलें उठा लो जी सर जल्दी से। जो सोसाइटी, जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, वर्ड सोसाइटी, सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देने वाली बैरिया टाउन और DHA है। ऐसा ही है। और ओरिजिनल ही होता है। कॉपी आप जितनी मर्जी कर लें, कॉन्सेप्ट देखें। हम लोग भी लोगों के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। मैं कॉपी करने वाले को बुरा नहीं कहता। बैरिया टाउन और DHA ने भी बाहर की ममालिक से जाके अपनी सोसाइटीज़ को कॉपी किया और यहाँ पर लोगों को डिलीवर किया। लेकिन इंट्रोड्यूस कराने वाले ये लोग हैं ना सर पाकिस्तान आप में। एक प्लॉट बैरिया टाउन में लें हाँ जी। और आप चले जाएं इंग्लैंड, आप 10 साल बाद वापस आए, आपका प्लॉट उधर ही होगा, उधर ही होगा। कोई कब्जा नहीं होगा। कोई 1 इंच आपका प्लॉट ना, 1 इंच आपका प्लॉट अपनी जगह से, अगर 7 भी घर बन गया, 7 भी घर बन गया है, तो किसी की जरूरत नहीं कि 1 इंच आपका प्लॉट ये घर वाला डाल ले या ये डाल ले। वैसे ये तो मानने वाली बात है। ठीक है। बैरिया DHA तो बहुत सिक्योर है। और आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जिन्होंने बैरिया टाउन में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिए या किसी भी सूरत में प्लॉट लिए, वो उस रेट पे मुझे वापस कर दें, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर, आप मेंटली भी सिक्योर, और आपको पता है कि मेरी चीज़ की हिफाजत खुद वो सोसाइटी कर रही है। ठीक है। आप ऑथेंटिक सोसाइटियों के ऊपर रिसर्च करें, देखें बैरिया टाउन में 10 लाख रुपए से लेके 10 अरब रुपए की भी इन्वेस्टमेंट है। ऐसा ही है। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किसके थ्रू करनी है। ठीक है। अच्छा, लोगों को फ़ायदा, अब जो इंसान किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करता है ऑब्वियसली अपना फ़ायदा देखता है। फॉर एग्जांपल दूंगा, भी आपने बैरिया टाउन की बात की है, हम लोगों ने आज से 1.5-2 साल पहले एक प्लॉट परचेज़ किया था इधर ही बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में। उसकी वैल्यू उस टाइम पे हम लोगों को 8.5-9 करोड़ में पड़ी थी। 1.5 कनाल का प्लॉट था कमर्शियल। आज 1.5 साल गुजरने के बाद जो उसकी वैल्यू है वो तकरीबन 25 से 30 करोड़ प्लस है। ऐसा ही है। तो 1.5 से 2 साल में अब हिसाब लगा लें, मल्टीप्लाई बाय
2 या 3 कर लें इनफैक्ट। ऐसा ही है। तो ये देखिए ना, अब आपने बोला था कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है कि किस जगह पे आप सही। इन्वेस्ट कर रहे हो। तो लोगों को अक्सर मेरा एक सवाल होता है, मैं अपनी वीडियोस में भी ये बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट से मुंसलिक मैं वीडियो बनाता हूँ, कि लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी जगह पे अपनी इन्वेंट्री लेके रखी हुई है, प्लॉट्स वगैरह लेके रखे हुए हैं, फाइलें वगैरह लेके रखी हुई हैं, लेकिन कोई भी जगह आपको एक लिमिट तक जाके फ़ायदा दे सकती है ऐसा ही ना। है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग कहते हैं कि जी हमारा एसेट बना हुआ है, हमारे जी हमने प्लॉट वगैरह रखे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उस प्लॉट को ये शिफ्टिंग वगैरह करनी चाहिए, इंसान को लिक्विडेट करके किसी और जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हो। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, पर इसमें ना दो कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। जी। एक लोग हैं जिन्होंने अपने एसेट्स को मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी अलीबाग में भी है ना, या प्रॉपर्टी दिल्ली के ताजमहल में भी है, प्रॉपर्टी नुकसान नहीं देती, डिपेंड अपॉन योर होल्डिंग पावर। ऐसा ही है। एक वो क्लाइंट होता है कि जिसने ले लिया, ठीक है, और जिसने फ्यूचर में अपनी औलाद के लिए रख लिया या उसने एसेट बना दिया, और एक वो क्लाइंट होता है जो पैसे को सर्कुलेट करना चाहता है। चाहता हम है। हर किस्म के क्लाइंट को डील करते हैं। अब लाजमी सी बात है, जो बंदा पैसे को सर्कुलेट करेगा उसका रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा होता है, इस फील्ड में रिस्क फैक्टर भी, और जो रिस्क लेता है उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी करता है कि मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम भी यही बोलते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम गो विद द फ्लो जाना चाहिए। ऐसा ही है। किसी टाइम में फिर 7 के जो कमर्शियल थे, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, फिर 7 के कमर्शियल देखे जिनके पास थे, जिन्होंने लाखों में लिए हुए हैं, वो आज करोड़ों में हैं, ठीक है। लैंड कोई भी आप कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, जैसे भी आपने बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज किया, अच्छा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने 8-9 करोड़ रुपए का कमर्शियल लिया था, आज उनका 20-25 करोड़ रुपए का है ना, 25-30 उनको तक बेनिफिट हो गया। हो अब गया। और जिसने बेनिफिट उठाना है ना, वो क्या करे कि उसके ऊपर डेवलपमेंट करे, वो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए, ठीक है, वो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए। आप देखें, एक बंदे ने खेती करके फसल लगा दी, अब उस फसल को वो काटे, उससे गंदम काटे, गंदम को आटे में कन्वर्ट करे, तो आटे में कन्वर्ट होके फिर वो गंदम जिसने ली हुई है उसको बेनिफिट देगा, ठीक है। गंदम से फिर आगे रोटी बनेगी, तो वो तंदूर वाले को और बेनिफिट होगा। जिसने डिस्ट्रिक्ट में 8 करोड़ का प्लॉट लिया, उसने 20 का बेचा, उसने अपना मार्जिन तो 12 करोड़ निकाल लिया है। अब 20 वाले को क्या करना चाहिए कि वो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाए, उसके ऊपर डेवलपमेंट करे, तो वो 20 वाला वैसे ही ऑटोमेटिकली 40 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा ही है। प्रॉफिट रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। तो फील्ड्स डिफरेंट है ना, कि जिसने एसेट रखना था उसने एसेट से कमा लिया, जिसने डेवलपमेंट करनी है वो डेवलपमेंट करेगा उसको। बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, अभी हम लोग ना इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में ज़्यादा बैरियर टाउन का ही जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं या थोड़ा हम लोगों को गाइड करें कि वाई बैरियर टाउन वर्सेस इस्लामाबाद वर्सेस लोकल जो है सिस्टम जो हमारा है। सर, बैरियर टाउन और इस्लामाबाद को कंपेयर नहीं करते। इस्लामाबाद एक हाई जेंट्री और बहुत एलीट है, ऐसा ही है। ये सेक्टर में आते हैं। और लोकल प्रॉपर्टी को और बैरियर टाउन को कंपेयर करें ना, तो बैरियर टाउन में आपको सिक्योरिटी है, ठीक है। बैरियर टाउन में आपको लिविंग स्टैंडर्ड है। बैरियर टाउन आपको आपकी ज़िंदगी ना, जिस तरह ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं ना, बैरियर टाउन आपको वो फ्रीडम देता है ज़िंदगी गुजारने का। देखें, अभी ये वीडियोस देख के बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे कि यार मेंटेनेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब कुछ है। फॉर एग्जांपल, मेरे घर का एक बल्ब खराब हो जाता है, ठीक है, मैं अगर किसी लोकल एरिया में रह रहा हूँ तो मैं जाऊँगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाऊँगा, वो आएगा, फिर उसे चार्जेस सेट करूँगा कि यार इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो, फिर वो अपनी मर्ज़ी से आएगा, मे भी वो उस टाइम आ भी ना सके, ऐसा ही है। तो मेरी क्यूरी दूर नहीं होगी। अब उसमें आ जाओ बैरियर टाउन में। बैरियर टाउन में मेरा जब बल्ब ख़राब होता है, मैं मेंटेनेंस को कॉल करता हूँ, मेंटेनेंस वाले मेरी कंप्लेन रिकॉर्ड करते हैं 2 घंटों में, 4 घंटों में, 6 घंटों में, या अगले दिन। देखें, सब्र करना पड़ता है। ऐसा ही है। हम लोग इतने बेसब्रे हो चुके हैं, हम कहते हैं बस अभी मुंह से कोई चीज़ निकली है वो पूरी हो जाए। वो आते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट, जो आपसे वो मंथली मेंटेनेंस लेते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट आपकी चीज़ ठीक करके चले जाते हैं। अच्छा, इधर आपको पार्किंग का इशू कोई नहीं, इधर आपको सिक्योरिटी का इशू कोई नहीं। देखें, बैरियर में भी ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कुछ सिक्योरिटीज हमने खुद भी करनी होती है अपने लिए, और कुछ तकरीबन 100 में से 20% बैरियर भी सिक्योरिटी देता है। बाहर तो आपको 100% सारा कुछ खुद अपने ओन पे करना पड़ता है। तो बैरियर का लिविंग स्टैंडर्ड और एज कम्पेयर टू लोकल बाहर लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क है, ठीक है। लोकल इन अ सेंस थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहिए, लोकल कौन कौन से आप एरियाज। किसी भी महल्ले गली में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, चौकों में टोले हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं लोग, उधर नशे तमाशे भी कर रहे हैं, और
आपकी एक बच्चों का फ्यूचर भी उधर उस तरह नहीं ग्रो अप हो सकता, ठीक है। और बहुत सी मिसालें इसमें ना वो रिलेट करेंगी ना तो बहुत से लोग गुस्सा कर जाएंगे जो उस तरफ रह रहे हैं। हम खुद भी एक लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, बट मेरा लोकल एरिया से शिफ्ट करना बैरियर टाउन में इसलिए हुआ कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार ली। अब मेरे जो बच्चे हैं ना उनका मुस्तकबिल वहाँ मुझे नज़र नहीं आता था, तो मैंने सिर्फ उनकी खातिर अपना आबाई इलाका, अपना जद्दी इलाका छोड़कर बैरियर टाउन में आए। और मुझे अपने उस डिसीजन पे ना फ़ख्र भी है और मैं फील करता हूँ कि मेरा वो डिसीजन ठीक है मेरे बच्चों के फ्यूचर के मुताबिक। और अच्छा। आप लोकल में आपका एक प्लॉट है मिसाल के तौर पे, आप बाहर चले गए, वही अगेन रिपीट हो जाएगा सारा, शॉर्ट करते हैं, पता लगे कि आपने वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया, मैंने कब्जा कर लिया, थर्ड पार्टी ने, आप वापस आए, आपके हैं ये तो मैंने प्लॉट लिया था, मैं बाहर चला गया था। हर जगह ऐसा नहीं होता, हाँ जी, पर ज्यादा ऐसा है हो जाता एज है। कम्पेयर टू बैरियर टाउन। आप की चौथी नस्ल भी आए तो वो प्लॉट उसको उधर मिलेगा। ठंडा सो सांस डेट्स इंसान वाई लेके बैठ आई जाए। प्रेफर बैरियर टाउन कि जिसके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो बैरियर टाउन में करे। अच्छा, आपको इस फील्ड में माशाल्लाह से काफ़ी अरसा हो गया, एक ज़िंदगी का आपने बहुत बड़ा हिस्सा इस फील्ड में भी गुजारा है। तो आप यूथ को कोई एक स्पेशल लेसन देना चाहें जो आपने सीखा है बड़े मुश्किल तरीके से, जो आप चंद अल्फाज में यूथ के लिए देना चाह रहे हैं जो इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं, ताकि वो ये गलती ना करें। इस फील्ड में अली या किसी भी फील्ड में ना, यूथ को मेरा एक ही पैगाम है, एक जुबान के हो जो। एक ज़बान के। अगर आपने बिजनेस करना है, जॉब एट अदर पार्ट ऑफ द पिक्चर है, बिजनेस एंड अदर पार्ट ऑफ द पिक्चर है। अगर आपने बिजनेस करना है ना, एक जुबान के हो जाओ, जो बात करो उसको मीन करो, जो कमिटमेंट करो आप उसको पूरी करो। अगर आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना है और उसमें कामयाब होना है तो आप कभी भी ना, कभी भी आपको उसमें लॉस नहीं होगा। अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पूरी करते हैं, अपने वर्ड्स को मीन करते हैं, आपको लॉस हो आप मेरे पास आ जाए, ऐसा ही है। मैं आपका लॉस रिकवर करके दूंगा। नहीं, कुछ लोग गलती से भी इस तरह। कुछ लोग देखें, कुछ लोग जब गलती से इस तरह करते हैं ना तो वो उनकी अनएक्सपर्टीज होती है। मैंने आपको कहा है कि इस फील्ड में मेरे पास क्लाइंट है, बट मुझे यही ना पता हो कि मैंने उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करवानी है, परचेजिंग कहाँ करवानी है, मैंने उसको प्लॉट कैसे सिक्योर करके देना है। तो गलतियों से सीखते हैं। हमने भी इसमें बहुत लॉस किया है, लाखों करोड़ों का लॉस करके हम यहाँ पर बैठे हैं। 2018 से 2021 के दरमियान में एक लम्हा ऐसा था कि मैं बिल्कुल ऑपलेस हो गया था, ठीक है। और अपना पैसा लगा के तो हम सोचते थे कि यार ये हमने कर क्या दिया है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ फंस गया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं भागा नहीं, मैं बैकफुट नहीं हुआ, मैंने सब्र तम्मल से काम लिया और दोबारा रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट उसको कह सकते हैं, या दोबारा उसको रीस्केड्यूल किया, रीस्केड्यूल किया। ऑप्शन बी पे चला गया, प्लान बी पे चला गया। कुछ दोस्तों के साथ बैठा, फैमिली के साथ बैठा, अपनी वालदा के साथ बैठा, मशवरा किया। सम टाइम ना इंसान है, दिमाग स्ट्रक हो जाता है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसे नहीं ऐसे, और उनके मशवरे पे मैं फ़ौरन नहीं चल पड़ा। मैंने उस मशवरे के ऊपर स्टडी की कि यार क्या मेरे लिए ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मशवरा किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा था। मैं उन लोगों से मिला, इसी फील्ड के लोगों से रिलेट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ ऑन ग्राउंड अगेन, माशाल्लाह। वी आर ऑन द वे। हम काम कर रहे हैं, मार्केट अप है, हम तब भी काम कर रहे हैं, मार्केट डाउन है, हम फिर भी काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज़ मैंने रियल एस्टेट की मार्केट में नोट किया है, ये मैं सबको नहीं बोलूँगा, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किए हैं जो सिर्फ अपनी लालच, सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल रिबेट की लालच, कमीशन की लालच, वो क्लाइंट चाहे बाहर में जाए उनको नहीं परवाह, उन्होंने जैसे तैसे करके अपना मंजन बेचना है और उनकी लालच है सिर्फ रिबेट। अगर ये उनकी डील्स वगैरह कामयाब हो भी जाती हैं, वो कभी इन्वेस्टिगेट खुद से नहीं करेंगे कि कंपनी का बैक फुट कैसा है, कि वो कैसा मार्केट में परफॉर्म करें। कल को भाग जाते हैं तो मैं जिन बंदों को ला रहा हूँ वो तो मुझे पकड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसान को इस फील्ड में अगर कोई बंदा काम कर रहा है या स्टार्ट करता है रियल एस्टेट का, तो आप जो क्लाइंट्स की डील वगैरह करवा रहे हो ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। ऐसे ही है। आप जिस कंपनी में या जिधर आप अपना पैसा लगा सकते हो ना, सिर्फ आप उसी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है। इन शॉर्ट बोलूँगा कि क्लाइंट के साथ सिंसियर होना है, आपने यार उनकी प्रॉब्लम को समझना है। अली, इस बातों में भी ना आप वाली बात ही कि दो बातें निकल सकती हैं। देखें, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है,
अगर उस कंपनी में मैं पैसे लगवा रहा हूँ किसी के ना, अभी उस कंपनी के हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्लाइंट भी आजकल का बड़ा स्मार्ट है, वो सारी वेरिफिकेशन कुछ करता है। 100 में से 90% क्लाइंट जी। वेरिफिकेशन खुद करते हैं, कंपनी के हालात अच्छे हैं, कंपनी की कमिटमेंट्स भी अच्छी हैं। अगर आने वाले साल 2 साल 3 साल बाद कंपनी के हालात अगर बुरे हो जाएं तो उसमें उसका कसूर नहीं है, उस एजेंट का कसूर नहीं है। हाँ, जो एजेंट जिसको पता हो शुरू से, अब कुछ ग्रुप्स हैं बैरियर टाउन में भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मुझे पता है कि वो फ्यूचर में फ्रॉड करेंगे। अच्छा। ठीक है, वो फ्यूचर, क्योंकि वो जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं ना, वो जिस स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कामयाब ही नहीं हो सकता कभी भी। अच्छा। ठीक है, वो पंजाबी की कहावत है कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाजों का नौसर बाजार वालों का। चमका रहेगा। ऐसा ठीक ही है, है। लोग बेशक उनके जाके ऑफिस देखें, बेशक जाके उनके नीचे जेडेक्स देखें, उनके गार्ड देखें, क्या पता वो जिस जेडेक्स पे हैं वो रेंट की हो। सकता है। ठीक है, और कुछ लोग भागेंगे और फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ। अब वहाँ पे एजेंटों का कसूर है कि वो उनको प्रॉपर अपनी कमीशन के लिए, अपनी रिबेट के लिए गाइड नहीं करते। सर ऑन सॉलिड चीज़ लें, डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ना लें। फॉर एग्जांपल ये स्पेस स्पेस का कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ये स्पेस चेस के कॉन्सेप्ट में ना जाएं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट और रियल स्टेट को डिफरेंट रखें, ये दो डिमांड्स अलग है। एक ये है कि मैं आपसे 50 लाख ले रहा हूँ, मैं उसके बदले में आपको एक अपार्टमेंट दे रहा हूँ, या 2 साल बाद 3 साल बाद आपको अपार्टमेंट देने की कमिटमेंट करता हूँ, लैंड के ऊपर मैं वो बना रहा हूँ। मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, आपको शॉप दे रहा हूँ, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, आपको घर दे रहा हूँ, मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, आपको प्लॉट दे रहा हूँ, जो चीज़ आपके नाम हो रही है, ये रियल स्टेट है। अब एक डोमेन इसमें आ जाती है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अली मियाँ आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपको इतना मंथली ROI दूंगा, मैं आपको इतना साल बाद अप्रिसिएशन दूंगा। वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है, उसको आप रियल स्टेट से नहीं जोड़ सकते। ऐसा ही है। और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। होता है। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट में आप फिर डॉलर को कंपेयर करें, आप फिर मुल्की हालात को कंपेयर करें। ठीक है ना, फिर ये रिस्क उसमें, रिस्क फैक्टर उसमें आ जाता है। वरना आप मुझे, मेरे पास आए हैं सिंपल, आप मुझे 10 लाख दे रहे हैं, मैं उसके बदले में आपको एक प्लॉट दे रहा हूँ, उसमें अब आपका अपना नसीब है, आपकी अपनी किस्मत है कि वो कल 50 लाख का हो जाए या वो कल 8 लाख का हो जाए। वो फिर आपके नसीब और लक पे भी मैटर करता है। मैं आपको ऑन ग्राउंड एक चीज़ दे रहा हूँ। तो लोगों से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा उनको एक पैगाम है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें ना, तो इन दो डोमेन्स को थोड़ा सा डिफरेंस रखें। जब आप दोनों डोमेन्स को एक साथ कर देते हैं, फिर आपके लिए मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी से ना, अब जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे रियल एस्टेट का, लेकिन जितनी भी मेरी डील्स क्लोज हुई हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिस डील के अंदर मैंने सही मेहनत की है ना, क्लाइंट को समझा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन इस टाइम पे क्या हो सकता है, सिंसियरिटी के साथ। ये काफी देर से तंग कर रही है। ये हमारा गेस्ट आ गया बीच में थर्ड। तो होस्ट आ गए हैं। अच्छा, तो जिस बंदे को, क्लाइंट को मैंने समझ के बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड करके उसके फ़ायदे का काम सोचा है ना, वो डील में मेरी बरकत भी हुई है अल्लाह की तरफ ऐसे से, ही। और वो क्लोजिंग की तरफ भी गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई अक्सर ऐसे होते हैं ना, इंसान जब नई फील्ड में होता है तो उनको लालच आता है, टॉप वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है, ये काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। तो जिस फील्ड में भी मैंने नोटिस किया ना कि मैंने या मेरे पार्टनर्स ने थोड़ी सी भी लालच की है ना, तो वो डील में बरकत ही ख़त्म हो गई है सर बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह होता ताला है, की तरफ टॉप तो से। वैसे भी रियल एस्टेट की फील्ड में हराम है, पर इसके पीछे भी दो फैक्टर्स हैं। देखें, जब आप एक क्लाइंट के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर आप उसको 1 करोड़ रुपए की चीज़ लेके दे रहे हैं, अगर वो उस पर आपको 1-2 लाख रुपया फेयर कमीशन नहीं देगा, तो फिर आपने टॉप लगाना है। हाँ, ये लोग बहुत करते हैं अब बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप मेरे बेशक दोस्त हैं, जी। मैं आपको 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेकर दे रहा हूँ और 1 लाख रुपया आपसे मैं मेरे हक हलाल के वो पैसे हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ऐसा ही है बिल्कुल। मेरा वो बिजनेस है। हकीकत अगर बात। आप मुझे नहीं देंगे, मैं आपको कहूँगा ठीक है अली, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे नहीं लेता, भाई है, तो भाई लाखों रुपए हमारे दफ्तर के खर्चे हैं, हम लोगों के खर्चे हैं, तो फिर मैं आपको टॉप लगाऊंगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसा ही है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं आपको कैसे टॉप लगाऊंगा या मैं अपना कैसे मार्जिन रखूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा बड़ा फेयर काम है, हम पहले ही क्लाइंट से सारा कुछ उसकी डील करवाने, जब नियर टू क्लोज डील होती है तो हम ये सारी चीज़ें उससे पहले कमिटमेंट कर लेते हैं कि सर आपने इतनी कमीशन देनी है, ये सर्विस चार्जेस है हमारे, ये आपकी ट्रांसफ़र का खर्चा है, ये सारा कुछ। फिर एट द एंड तक ना हम उसके साथ भी चलते हैं। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि मज़दूर का ना मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले आपने देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस वो हमें समझते हैं कि एसी में हमें पसीना नहीं आता तो इस वजह से वो हमें मजदूरी नहीं देते, बट ये मजदूरी आप इसको वर्ड मजदूरी दे लें, वाकई हम मजदूरी करते हैं एक real एग्जांपल estate है, में। रिलेटेबल नहीं, है इसमें। मजदूरी ये होती है, ये हमारी वर्डिंग में भी ना, जब हम डीलर किसी को कॉल कर रहे हैं तो कहते हैं यार हमारी मजदूरी रखी, यार मजदूरी का ख्याल करी, तो मजदूरी देनी चाहिए उस क्लाइंट को, मतलब हर बंदे को उसकी मेहनत का ना रिटर्न सिला देना वो चाहिए, टाइम पे देना ऐसा ही चाहिए। है, ऐसा ही है। तो काफ़ी अच्छा आपके साथ पॉडकास्ट रहा रियल एस्टेट से रिलेटेड, और आई होप कि लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा होगा जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक काफ़ी एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट होगा बिल्कुल उनके लिए। हमने कोशिश की है, इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी कोशिश करेंगे लोगों के लिए चीज़ें लेके आएँ सामने। तो थैंक यू। तो ये हमारे साथ दानियाल राजपूत मौजूद थे, ये रियल एस्टेट के यहाँ पे बहरिया टाउन में काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बन रहे थे, तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का आपके साथ शेयर किया। और अगर आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं ना, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा ना, वो हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि हम नेक्स्ट फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ ला सकें। जज़ाकल्लाह।